नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी में हूं ताबिश हुसैन। यहां पर सबसे पहले बात खान सर की करेंगे, ऐसे मामले की जो इस वक्त एक बड़ी विवाद की वजह बना हुआ है। पढ़ाई के मंदिर के बाहर गोलियां, गुटबाजी और पोस्टर फाड़ने की जंग, दोनों तरफ से छात्रों का प्रदर्शन, और यही है फिलहाल खान सर की कोचिंग और उसके आसपास के माहौल का सच। खान सर खुद को बेगुनाह बता रहे हैं, कैमरे से गायब हैं, लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन्हें ढूंढा जा रहा है क्योंकि उन पे उनके अपनों की दी गई गवाही के बाद वो मुसीबत के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। सवाल उठ रहे हैं, आखिर खान सर का क्या होगा? सरेंडर होगा, गिरफ्तारी होगी, या फिर बच जाएंगे? के ऊपर माला चढ़ गया। एक टीचर जो अपने अंदाज के लिए मशहूर। ये लोग कहा कि खान सर के ऊपर माला चढ़ गया। फोटो पे क्या चढ़ गया है? माला। यही तो चाहते हैं लोग। एक शिक्षक जो अपने पढ़ाने के स्टाइल के लिए फेमस है, एक गुरु जो अपने बच्चों को सरल भाषा में पढ़ाने का मास्टर माना जाता है, वो अब गोलीबारी के आरोपों के लिए बदनाम हो रहा है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनकी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे अपने टीचर के खिलाफ एक्शन के डर से प्रदर्शन कर रहे हैं। खान सर के छात्र निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिक्षा सब कुछ दिया। बोला रात में गोली फायरिंग हुआ, वो बोल रहा है उस टीचर की है, बगल का टीचर की है, लेकिन अब तक जब तक निष्पक्ष जांच न हो जाए किसी पे आरोप नहीं लगाया सकता। लेकिन जो ही घटिया काम किया है उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो। स्टूडेंट एरिया है, स्टूडेंट का हब है, और ये एरिया सुरक्षित नहीं है क्योंकि पहले भी मुसलमपुर हाट जो सब्जी मंडी है वहाँ पे गोली वगैरह चल चुके हैं और यहाँ पे भी चल चुके हैं। चढ़े कहाँ आता है काहे के लिए? तो यहाँ पर न टीचर कम दाम में पढ़ाता है ना। यहाँ पर खान सर कम पैसा में पढ़ाते हैं, 200 में, 250 में, 300 में पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भीड़ गया है। छात्र कह रहे हैं उनके टीचर खान सर के खिलाफ जानबूझकर माहौल बनाया जा रहा है। बच्चे नजर आ रहे हैं लेकिन खान सर वो नजर नहीं, गायब। कल से उन्होंने मीडिया के सामने भी कोई बयान नहीं। कोचिंग स्टाफ भी कुछ भी बोलने से बच रहा है। कोचिंग पहले की तरह चल रही है, लेकिन ये तो तय है कि खान सर के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार है। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई को लेकर आशंका के बादल हैं। ऐसे में उसी गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर ने एंटीसिपेटरी बेल फाइल की है। उस पर भी सोमवार को सुनवाई होगी। अब वो गिरफ्तार होंगे, सरेंडर होंगे, या फिर उन्हें बेल मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पटना के मुसल्लफपुर में खान सर की कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग के मामले में खान सर के गार्ड्स ने ही पूछताछ में साफ कह दिया कि खान सर ने ही गोली चलवाई थी। उन्हीं के आदेश पर उन्होंने धाएं किया। पहले ऐसे ही फायरिंग के आरोपों पर ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया था। फिर फायरिंग का विजुअल सामने आया तो खान सर के 2 गार्ड्स सलाखों के पीछे पहुंचे। खान सर पर भी इसको लेकर एफआईआर दर्ज हो गई। जो अभी तक अनुसंधान में आया है तो उन लोगों को फॉरवर्ड किया गया है। बाकी उन लोगों के जो हथियार उसको एफएसएल में भी भेजा गया है जांच करने के लिए। बाकी अभी अनुसंधान चल रहा है, जैसा आएगा उसका फॉरवर्ड करें। व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए उसको पहचान करके तो गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग को सताएंगे। एफआईआर के बाद बड़ी संख्या में शुक्रवार को पुलिस खान सर के कोचिंग के परिसर में पहुंच गई। आशंका जताई जा रही थी कि कहीं खान सर गिरफ्तार न हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात भर वहीं पर पुलिस जमी रही। पुलिस के सामने खान सर के बच्चे भी कोचिंग में जमे रहे। सुबह होती ही पुलिस वहां से चली गई। खान सर की गिरफ्तारी या सरेंडर नहीं हुआ। इधर खान सर के वकील साफ साफ कह रहे हैं कि सरेंडर का तो सवाल ही नहीं होता। सरेंडर करने का कोई प्रश्न ही नहीं, कोई उन पर आरोप भी नहीं, डायरेक्ट कोई आरोप ही नहीं। तो पुलिस ने थाना पर ही लिखा है इन रिटेलिएशन। पहला केस इनके द्वारा किया गया, इनके पर स्टाफ के द्वारा एफआईआर किया गया है, जिसमें इनके गार्ड को मारपीट की गई है। एक इंजरी है जिसमें उनके डायरेक्टर पकड़ा के जेल गए हैं और इसी रिटेलिएशन में लोगों ने प्रेशर देकर पुलिस ने खुद एफआईआर कर। दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग के टीचर इसे अपने खिलाफ ज्यादती और दोहरा रवैया बता रहे हैं। देखिए सर, जैसा आपने देखा कि उनके साइड से जब ऑब्लिगेशन लगी है रोशन आनंद सर पे, तो पुलिस बहुत ही तत्परता के साथ रोशन आनंद सर को गिरफ्तार की है। इवन उस रात में ही हमारे एक एक ब्रांच पर पुलिस के द्वारा जाकर के रेड भी किया गया है और सुबह होते होते रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी कर ली गई है, जो कि हम लोग की तरफ से उस गिरफ्तारी के लिए कोई विरोध भी किया
नहीं गया था, क्योंकि हम निष्पक्ष जांच के ऊपर निर्भर है, हम उसी पे भरोसा करते हैं। जब उतनी ही संगीन या उससे अधिक संगीन जो धाराएं हैं, जो कि हम लोगों ने सोशल मीडिया पर FIR देखा है, जो ऑलरेडी उस शिक्षक के ऊपर भी लगाई गई है, फिर भी से इतना डिले क्यों हो रहा है प्रशासन को गिरफ्तार करने में? क्या वो व्यक्ति अंडरग्राउंड हो गया है? क्या वो व्यक्ति इस पटना शहर से बाहर है? क्या वो व्यक्ति कहीं और जाकर के छुप चुका है? और अगर ऐसा है तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशासन हमारे साथ हमारी गिरफ्तारी, अर्थात हमारे जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन अंसर, इनकी गिरफ्तारी में उतनी तत्परता दिखाए हैं, तो लग रहा है कि कहीं न कहीं ये उस व्यक्ति की गिरफ्तारी में इनकी तत्परता कम दिख रही है। खास बात यह कि जब मारपीट के बाद खान सर पहली बार कैमरे पर आए थे तो फायरिंग की बात की, लेकिन आरोप विरोधी पर लगाया था। ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया, अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? लेकिन अब गार्ड्स ने पुलिस को जो बयान दिया वो खान सर के बयान से बिल्कुल उलट है। तो क्या ये मतलब निकाला जाए कि खान सर की मुसीबत और बढ़ने वाली है? क्योंकि खान सर से जुड़े मारपीट विवाद से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया था, जो खान सर की मुश्किल में थोड़ा और इजाफा कर सकता है। ये वीडियो देखो। ये वीडियो 31 मई की रात 11:30 बजे का बताया जा रहा है। वीडियो में एक शख्स ज्ञान बिंदु कोचिंग के सम्मान समारोह का पोस्टर फाड़ता दिख रहा है। ये पोस्टर उसी कैंपस में लगा था जहां खान सर और ज्ञान बिंदु दोनों कोचिंग सेंटर है। बताया जा रहा है कि पोस्टर फाड़ने वाला खान सर का स्टाफ है। तो क्या पोस्टर फाड़ने का विवाद भी खान सर की तरफ से शुरू हुआ? मतलब अब पुलिस की जांच का रुख खान सर की तरफ भी मुड़ चुका है। हालांकि खान सर क्लासरूम में पढ़ाई कराने की जगह छात्रों को हमले से जुड़े वीडियो और विरोधियों के खिलाफ सबूत दिखा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है। अरे पागलों, मेरे भाई लोग, एक बात बता यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आया कि रात में? रात। अकेले आए, ग्रुप में पथराव किया कि नहीं? गोली चलाए कि नहीं चलाए? गार्ड को हथमारा किया कि नहीं किया? क्या FIR भी नहीं करें? ले, अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग। चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी। तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता। यूपी के संभल में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। शुक्रवार को एक मजार के पास कार्रवाई हुई, तो वहीं शनिवार को कब्रिस्तान की जमीन पर बनी एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात रहा। संभल जनपद को लगातार अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माण का बुलडोजर प्रहार जारी है। पिछले 2 दिन में यूपी के संभल की ये तस्वीरें आई हैं। अवैध मजार और अवैध मस्जिद पर कार्रवाई हुई है। ये जिले के नखासा क्षेत्र के कसेरवा गांव का मामला है। बताया जा रहा है कि ये मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। अब इसे बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 1200 वर्ग मीटर की जमीन थी जिस पर यह निर्माण हुआ। मस्जिद के साथ ही 3 मकान भी थे जिन्हें गिराया गया। अवैध मस्जिद थी, उसका निर्माण को 2 बिल्डोजरों के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। देखिए तस्वीरों में किस तरह से जो बिल्डोजर हैं, जो प्रशासन का बिल्डोजर है, वो किस तरह से लगातार चल रहा है। जो दोनों बिल्डोजरों के द्वारा अवैध निर्माण कर जो मस्जिद को बना लिया गया था, उस मस्जिद को ध्वस्ती करने की कार्रवाई की जा रही है। शनिवार सुबह 4 बुलडोजर और आधा दर्जन डंपर लेकर प्रशासन का अमला वहां पहुंच गया। किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए करीब 60 पुलिस PAC के जवान और 5 थाने की पुलिस फोर्स तैनात की गई। 70 PAC के जवान और करीब 5 थानों का पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा को लेकर के जो आसपास के जो दुकान है, जो मस्जिद है, मस्जिद के आसपास जो मकान है, मकानों की छत पर भी पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, जिससे भी कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश ना करे। इससे पहले शुक्रवार 5 जून को खंडेश्वर शिव मंदिर के पास बनी कथित अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ये मामला जिले के बबराला थाना क्षेत्र के बाघऊ गांव का है। DM और SP की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई की। बुलडोजर की मदद से मजार को ध्वस्त किया गया।
बाघऊ गांव में खंडेश्वर शिव मंदिर एक प्राचीन और आस्था का केंद्र है। आरोप था कि मंदिर परिसर से सटी सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मजार का निर्माण कर लिया गया। मंदिर प्रबंधकों और ग्रामीणों का कहना था कि ये निर्माण न केवल अवैध है बल्कि मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण भी है। बार बार आपत्ति जताने और प्रशासन को सूचित करने के बाद अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए गए। वहीं मजार की देखभाल करने वालों का दावा है कि ये करीब 500 साल पुरानी है, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है ये अभी पता नहीं चल पाया है। संभल में सत्यपाल यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यूपी से दूर गुजरात में भी बुलडोजर गरज रहा है, जहां पर मोटेरा कोटेश्वर इलाके में आसाराम के आश्रम के पास प्रशासन का बुलडोजर गरजा। सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का ये अब तक का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान है। संदेश साफ है, अवैध निर्माण बचेगा नहीं। अब हम रास्ते पे रह गए, सरकार ने हमको रास्ते पे कर दिया। ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद की। आसाराम के आश्रम के पास मोटेरा कोटेश्वर इलाके में बुलडोजर कार्यवाही चल रही है। 4500 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन खाली करवाई जा रही है। इस जमीन की कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सरकारी योजना के तहत कुछ लोगों को यहाँ घर दिए गए थे और 50 स्क्वायर यार्ड तक मकान बनाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। कि ये जो आसाराम का आश्रम है उसके ठीक बाहर ये जो तमाम 50 से ज़्यादा घर है, ये इंदिरा योजना के तहत इसे बनाए गए थे। इनको जो परमिशन थी वो 50 स्क्वायर यार्ड की थी, लेकिन प्रशासन का कहना है कि लोगों ने इसे धीरे धीरे आगे इलीगली एंक्रोच किया और एंक्रोच करके जो 50 स्क्वायर यार्ड की जो जगह थी उसे 100 से 150 स्क्वायर यार्ड तक उन्हें एंक्रोच कर दिया। अब ये लोग कोर्ट से केस हार गए हैं, इसलिए कोर्ट के आदेश अनुसार ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। 150 से ज्यादा पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि प्रशासन ने इनको समय नहीं दिया अपने घर को खाली करने के लिए, और दूसरा जो 50 स्क्वायर यार्ड की जो जगह है वो उनकी लीगल है तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ आसाराम के आश्रम में भी काफी ज्यादा अवैध अतिक्रमण हुआ है, लेकिन फिलहाल 14 तारीख तक वहां कोर्ट से किसी भी कार्रवाई को लेकर स्टे मिला हुआ है। लेकिन इस आश्रम के नजदीक इन 50 से ज्यादा घरों को हटाया जा रहा है। 2030 में जो कॉमनवेल्थ होने वाले हैं उसके लिए जो स्पोर्ट्स संकुल बनाने वाली काम है उसका ही एक्सटेंशन करते हुए आज जो मोटेरा में यहाँ पे 37 जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थे उनके डिमोलिशन की कार्यवाही की जा रही है। म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा यहाँ पे 4 टीम तैनात की गई है। उसके संरक्षण के लिए हमारी पुलिस की भी 4 टीम है, 4 पीआई और 125 जितने पुलिस पर्सोनल यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात है। आम लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें मकान खाली करने के लिए इतनी मोहलत नहीं दी गई। कुछ कर सकते नहीं है, सरकार पुलिस लेके आ गई है। सामान निकालने का मौका 30 मिनट दिया था, 30 मिनट में क्या सामान निकालेंगे भैया? जंगल में हमने सामान भरा है पीछे। हम रास्ते पे रह गए, सरकार ने हमको रास्ते पे कर दिया। हम रास्ते पे रह गए और क्या करेंगे हम? और सब खाली कर दो, सुबह 7 बजे हम तोड़ने आएंगे और 7 बजे आ भी गए। 7,000 किराया देता है, 25,000 किराया है तो कहाँ से जाए हमारा गुजारा होगा? मैं बर्तन घिसूँ, किराया दूँ, खाना खाऊँ, क्या करूँ? पुलिस का कहना है कि लोगों को नोटिस दे दिया गया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने अपने घर खाली कर लिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी घरों में हैं। इसीलिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जल्दी घर खाली करें। भी जितने रेसिडेंट्स हैं उसमें से काफ़ी सारे लोग मकान खाली कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का मकान खाली करना बाकी है। तो अनाउंसमेंट की जा रही है, उनको पूरा समय दिया जा रहा है कि वो टाइम में अपना मकान खाली कर पाए। उसके अलावा मकान खाली कर पाए इसलिए मजदूरों की और सामान की हेरफेर के लिए ट्रक की भी व्यवस्था की गई है कि उनका सामान पैक करके ट्रक में डाल के उनको जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचा दिया जाए। फिलहाल मोटेरा कोटेश्वर में अवैध मकानों पर कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा के लिए 150 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ये पूरी कार्रवाई पुलिस निगरानी में की जा रही है। सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
बुलडोजर सिर्फ यूपी और गुजरात में ही नहीं चला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और अब बात भोपाल की, जहां पर सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर रहा है। करीब 100 से ज्यादा मकानों को बुलडोजर से ढहाया जा रहा है। कहां पर यह कार्रवाई हो रही है वो भी देखिए आप। ये तस्वीरें हैं भोपाल के इंद्रपुरी सी सेक्टर की। बड़े स्तर पर यहां 100 से ज्यादा अवैध मकानों को हटाया जा रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता के आक्रोश को देखते हुए मौके पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों समेत पुलिस बल तैनात है। राजधानी भोपाल के इंद्रपुरी सी सेक्टर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जो है अवैध तरीके से तकरीबन 100 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई भोपाल जिला प्रशासन की जा रही है। बुलडोजर एक्शन ये भोपाल के इंद्रपुरी इलाके में चल रहा है जिला प्रशासन का, और प्रशासन इस पूरे तरीके से इस रोड को चौड़ा करना चाहता है। लिहाजा तकरीबन 100 से 150 मकान इस पूरी राह में रोड़ा है, जिनको यहाँ से हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इस पूरी सड़क पर इसी तरीके की तस्वीरें, रोड के दोनों साइड लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। उसके बाद जब यहाँ प्रशासन की टीम ने उनको कहा कि आप खाली कर दीजिए, उन्होंने खाली नहीं किया। उसके बाद प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची और इस पूरे इलाके को जो है हटाकर, मतलब बुलडोजर एक्शन कर यहाँ से तोड़ा जा रहा है। यहाँ बनी झुग्गियों के आगे लोगों ने पक्के निर्माण करके दुकानें, गैरेज खोल लिए थे, जिसकी वजह से सड़क पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी। जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को पहले ही जमीन खाली करने का वैधानिक नोटिस जारी किया जा चुका था। समय सीमा खत्म होने के बाद ये बुलडोजर कार्यवाही शुरू की गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें अपना सामान हटाने के लिए समय नहीं दिया गया। ये आम रोड तो नहीं है, यहाँ ट्रैक है, कोई बसें तो नहीं चल सकती। आपको कितनी जगह है तो उसको दो ना, फिर ज़्यादा नाजायज जो आप तोड़ रहे हैं तो वो तो गलत है ना। अब इस कार्रवाई से स्थानीय निवासियों के सामने अचानक आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। कार्रवाई शुरू होते ही बस्ती में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने सामानों को समेटते नजर आए और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। गरीबों का कुछ नहीं है। कल आए दोपहर में 2 बजे अल्टीमेट देके गए, रात भर से जगह सर सामान खाली कर रहे हैं और अब आके ये बुलडोजर चला रहे हैं। समय नहीं दिया, बस समय नहीं दिया, समय। कार्रवाई के दौरान किसी तरह के बवाल की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए पुलिस बल की मौजूदगी इस इलाके में है। आम जनता का विरोध इस बात को लेकर है कि उनके मकान उजाड़ने से पहले प्रशासन ने किसी तरह की वैकल्पिक जगह की व्यवस्था नहीं की। भोपाल से अजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब खबर राजस्थान के कोटा से, जहां पर एक पुराने मठ में महंत की हत्या हो गई, जिसके बाद साधु संतों में नाराजगी है। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मठ में एक और महंत भी थे और बताया जा रहा है कि घटना से पहले उनका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर महंत की हत्या किसने और क्यों की। मठ के अंदर खून फैला है, खून से सना कपड़ा पड़ा है। ये बताने के लिए काफी है कि इस जगह कुछ बहुत ही विभत्स हुआ है। कोटा के इस मठ में घुसकर कुछ लोगों ने यहाँ के महंत देवानंद महाराज की हत्या कर दी। उनकी गर्दन और पीठ पर धारदार हथियार से कई बार वार किए गए। जानकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार देर रात की है। महंत देवानंद महाराज अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तभी हमलावर मठ में घुस आए। उन पर ताबड़तोड़ हमला कर फरार हो गए। पीठ और गर्दन पर कई वार किए गए। शोर सुनकर सेवादार और गांव वाले पहुंचे। महंत को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मठ में 2 संत यहाँ रहते हैं और पता चला कि रात को किसी ने धारदार हथियार से इनका हमला किया है। तुरंत हमने हॉस्पिटलाइज कराया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। मुलजिमान की तलाश हम कर रहे हैं और सभी एंगल पर अनुसंधान जारी है। चंद्रसेल मठ कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में आता है। इस मठ के महंत की हत्या हो जाती है, अंदर घुसकर मारा गया। मामला बेहद संगीन है। पुलिस के साथ एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा, लेकिन ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि हत्या के पीछे का मकसद क्या था। घटना के बाद से इस पूरे इलाके में नाराजगी है। परिवार के सदस्यों के साथ संत समाज धरने पर बैठ गया है।
हॉस्पिटल के बाहर जमावड़ा लगा है। मांग की जा रही है कि आरोपियों को फौरन पकड़ा जाए, वरना शव नहीं लेंगे। और एक सन्यासी का मर्डर जिस तरह से हुआ है, जिसने भी इस अपराध को किया है उसका हाथों हाथ इनकाउंटर होना चाहिए, तभी हम लोग डेड बॉडी लेके जाएंगे, अन्यथा नहीं। जिसने अपराध किया है उसको दंड मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ से उनका पार्थिव शरीर तभी उठाएंगे जबकि वो सामने आ जाएंगे अपराधी, और अपराधी सामने आ जाएं और उनके साथ उनको जिस तरह की घटना उन्होंने की है उनके साथ भी वैसी ही घटना होनी चाहिए। अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर महंत की हत्या क्यों की गई, लेकिन कुछ पहलुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस पुरानी रंजिश, संपत्ति विवाद, चोरी के एंगल से जांच कर रही है। हिंदुत्व की पार्टी होने के बावजूद, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद हमारे संत सुरक्षित नहीं है, जो हम सबके पूजनीय है, हर एक हिंदू समाज के हर एक व्यक्ति के पूजनीय है। पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बोरखेड़ा थाना पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन भी किया है, लेकिन जो मांग कर रहे हैं संत समाज के लोग और यहाँ पर जो राजनीतिक और दूसरे संगठनों के जो लोग पहुँच रहे हैं, उनकी मांग है कि जल्द पुलिस इस बात का खुलासा करे कि आरोपी कौन है और उनको किस तरह से सजा दी जा रही है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। इस हत्याकांड के पीछे एक और बात भी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक गांव वालों का कहना है कि मठ परिसर में कुछ लोग गांजा चिलम का भी सेवन करते हैं। इस बात की आपत्ति देवानंद महाराज ने कई बार जताई थी। परिसर में नशा नहीं करने की हिदायत भी दी थी। चिलम पीने वालों की, गांजा पीने वालों की, स्मैक पीने वालों की टीम बनी हुई रहती है। तो महाराज जी उनसे बोलते थे कि भाई पुराना मंदिर है, शिव मंदिर है, शिव मंदिर में ऐसा काम करोगे तो अच्छा नहीं लगता। नशा वशा कर रहे थे तो महाराज जी ने उनका वीडियो बनाया था। अब वीडियो बनाने के बाद पता नहीं उनके मन में क्या विचार आया। वीडियो बनाने के मकसद से हो सकता है उन्होंने रंजिश पाल ली हो कि यार इसने हमारा वीडियो बनाया। अब आपको चंद्रसेल मठ के बारे में बताते हैं। ये कोटा शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर है। चंबल की सहायक नदी चंद्रलोई के तट पर बना है। मुख्य मंदिर भगवान शिव चंद्रेश्वर महादेव को समर्पित है। करीब 1100 साल पुराना माना जाता है। पहले ये नागा साधुओं का बड़ा तांत्रिक केंद्र था। राजस्थान के पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है। महाशिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु जुटते हैं। जानकारी के मुताबिक देवानंद महाराज मायापुरी अखाड़े के महंत थे। वो सवाई माधोपुर जिले के रजवाना के रहने वाले थे। पिछले 4 साल से कोटा स्थित चंद्रसेल गांव के मठ में रहते थे। अचानक उनकी हत्या हो जाती है। महंत की हत्या क्यों हुई, इसकी सच्चाई सामने आना बहुत जरूरी है। कोटा से शाकिर अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं दिल्ली के होटल में लगी आग की। इसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं। प्रशासन सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है और इस बीच जिस होटल में आग लगी थी उसके कुक को भी गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि इस घटना में कुक की लापरवाही भी एक वजह थी। तीन जून को दिल्ली का ये होटल एक जलती हुई चिता में तब्दील हो जाता है। 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें विदेशी नागरिक भी थे। इस घटना ने एक बार फिर लालच और लापरवाही के उस खेल को सामने लाया जिसमें इंसान की जिंदगी से बढ़कर पैसा हो जाता है। घटना की जांच चल रही है। लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारियां हो रही हैं। ताजा गिरफ्तारी होटल के कुक केशव नेगी की हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस पर आरोप लग रहे हैं कि इसकी लापरवाही एक बड़ी वजह थी जिसके चलते ये घटना हुई। सूत्रों के मुताबिक केशव इंडक्शन चूल्हे पर चाय और कुछ और खाने की चीज बना रहा था, तभी गर्म तेल के कारण आग फैली। आग की लपटें काफी तेजी से फैलने लगी। सूत्रों के मुताबिक केशव ने इस घटना की जानकारी ना तो किसी अधिकारी को दी और न ही गेस्ट को बताया। वो वहाँ से भाग गए। आज एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। वो गिरफ्तारी हुई है नेगी नाम के एक शख्स की, जो कि इस होटल में ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट चल रहा था, उसके नीचे वो उनके किचन था और वो किचन के शेफ थे। उन्होंने खुद एनडीटीवी को हादसे वाले दिन ये बताया था कि जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक चूल्हे में जलाने की कोशिश की, बम की आवाज़, बूम की आवाज़ के साथ में वो एकाएक आग पकड़ ली और उसके बाद में उन्होंने जो मेन स्विच था बिजली का उसको गिरा दिया। बिजली उसकी पूरा चला गया और उस बिजली के जाने की वजह से जो इलेक्ट्रिक लॉक थे कमरों के, वो लॉक हो गए, बंद हो गए। और इसी के वजह से एक जो दंपत्ति है, हस्बैंड वाइफ,
उनकी जली हुई लाश जो है वो कमरे के अंदर से बरामद हुई थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि केशव ने जांचकर्ताओं को बताया है कि उसने आग बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर सका था। केशव के मुताबिक उसने होटल की बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया, फिर जान बचाने के लिए भाग गया। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि जब नेकी ने बिजली बंद की तो इससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे लॉक हो गए। इससे कई लोग होटल से बाहर नहीं निकल पाए। फिलहाल केशव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले मुख्य आरोपी और होटल के मालिक लवकेश बजाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साकेत कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। लवकेश के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। लवकेश 2025 में भी 15 दिन तिहाड़ जेल में रह चुका है। उस पर पैसे लेकर 2 बांग्लादेशी महिलाओं के जाली दस्तावेज बनवाने के आरोप थे। मामला पहाड़गंज पुलिस ने दर्ज किया था। जांच में ये सामने आया कि होटल को बिना फायर एनओसी के चलाया जा रहा था। इस घटना के बाद से प्रशासन ने कार्रवाई की है। एमसीडी ने अब तक 82 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। 43 संपत्तियों को सील कर दिया है। मानकों का उल्लंघन करने वाली इमारतों के बिजली पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 2010 से चल रही बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। जब फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की जांच हुई तब ये पता चला कि इस होटल में कोई फायर का एनओसी नहीं था। B&B के जो प्रोजेक्ट जो है उसके लाइसेंस लिया हुआ था। 6 कमरों की जगह 25 कमरे इसमें बने हुए थे और यही वजह है कि अब तक 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक केशव नेगी और 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो कि होटल के संचालन से जुड़े हुए थे। गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरह के कितने होटल हैं जो कभी भी लाक्षागृह बन सकते हैं। सवाल ये भी है कि आखिर कैसे ये चलते रहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। हादसा हो जाने के बाद ही क्यों नींद खुलती है। रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। अब बात यूपी की, जहां पर सियासत में टोटी चोर और करप्ट माउथ की एंट्री के बाद जुबानी जंग तेज हो गई है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए हर घर नल योजना के बहाने विपक्ष पर निशाना साधा था। उस पर सियासी संग्राम बढ़ गया है। सियासी संग्राम का अंदाज बता रहा है कि 2027 की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है। इस एक बयान ने यूपी की सियासत में तूफान ला दिया है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में वार पलटवार का नया संग्राम छिड़ गया है। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है। योगी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन टोटी चोर वाले शब्द सीधे अखिलेश यादव के जहन में जाकर चुभ गए। उसके पास शुरू हुआ वार के खिलाफ पलटवार का सिलसिला और टोटी चोर के जवाब में अखिलेश यादव लेकर आए करप्ट माउथ। ये कहां से आया वो समझिए। उन्होंने सीएम योगी के नाम के आगे लगने वाले सीएम के दोनों अल्फाबेट से नाम निकाला, करप्ट माउथ। सीएम यानी करप्ट माउथ। ट्वीट करते हुए उन्होंने सीएम योगी पर भर भर कर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने गाली गलौज, गुरुजनों से अभद्र व्यवहार, मंच से गाली देना और निम्न स्तर के भाषण जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सीएम योगी को अपना खुद का इतिहास नहीं पता। उन्होंने सीएम योगी पर हताशा में डूबा होने वाला भी आरोप लगाया। एक बात जो गौर करने वाली है कि चुनाव भले ही 2027 में होने वाले हैं, लेकिन योगी का अंदाज, उनके तेवर अभी से चुनावी मोड में दिखा रहे हैं। वो अच्छी सरकार चुनने का संदेश अभी से देने लगे हैं और उसे समझाने के लिए उनकी जुबान पर समाजवादी पार्टी ही निशाने पर है। अच्छी सरकार चुनोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छे लोगों को चुन करके भेजोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। गलत लोगों को चुनोगे तो उसका खामियाजा से भी कोई वंचित नहीं कर पाएगा। और यही तो होता था 2017 के पहले जब गलत सरकारें आती थी। यही होता था, वो विकास केवल एक गांव तक सीमित होकर के रह गया था। एक गांव तक सब कुछ वहां हमारे लिए, हमें मेडिकल कॉलेज बनाना था। हमने ये नहीं कहा कि सफाई में बनेगा,
हमने कहा गोंडा में बनेगा, हमने कहा बनेगा बहराइच में, बनेगा बलरामपुर में, बनेगा अयोध्या में, बनेगा बस्ती में। अब ये बात निकली तो दोनों तरफ से जुबानी वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बिहार और बंगाल में चुनाव राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी के हारने के बाद बहुत तनाव में रहते हैं और वह 2027 में जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, उनका स्वप्न चकनाचूर हो गया है। इसलिए उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि ये बयानबाजी बंद करके जमीन पे काम करें। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पानी की टंकियों का घोटाला हुआ हो, जहां पानी भरने से पहले टंकियां ब्लास्ट कर रही हों, जहां टंकियां टूटी जा रही हों, जहां टंकियां हवा से गिरी जा रही हों, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या हर घर नल, हर घर टोटी लगाने का काम करेगी? लगता तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में टोटी घोटाला भी हुआ है। जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, टोटी चोर का आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी समझती है उनका सारा पर्दाफाश कैमरे के सामने हो चुका है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर हमलावर हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव ने तेवर दिखाए हैं, आरोप लगा रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि टोटी चोर वाला आरोप अखिलेश यादव को सीधे दिल में चुभ जाता है। इसे उनके एक पुराने बयान से आसानी से समझा जा सकता है। एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी आईएएस एक, और एक अधिकारी भाग्या ओएसडी। अखिलेश यादव ने कहा था कि वो भूलेंगे नहीं। एक बार फिर वही मसला उछला तो वो तिलमिला उठे। अब देखना ये होगा आने वाले दिनों में इस पर किस तरह से वार पलटवार और सियासी घमासान होगा।